मैं फिर से दोहरा देता हूँ। आयुर्वेद के दो प्रयोजन है। पहला जो होता है कि स्वास्थ्य परिरक्षण, दूसरा व्याधि निवारण। स्वास्थ्य परिरक्षण अर्थात वे सभी बातें जिससे स्वास्थ्य का रक्षण हो सके, जिससे रोग पास ना आए। और व्याधि निवारण का अर्थ होता है कि रोग अगर हो भी गया है तो उसकी चिकित्सा करके रोग को दूर भगाना। यह दो बातें आयुर्वेद की अ, आयुर्वेद का इसके दो प्रयोजन जो बताए हैं, जिसमें स्वास्थ्य परिरक्षण में दिनचर्या आती है, ऋतुचर्या आती है और रसायन तंत्र। ये तीन प्रमुख बातें हैं स्वास्थ्य परिरक्षण के लिए, यानी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए तीन बातें बताई है आयुर्वेद में: दिनचर्या, ऋतुचर्या और रसायन तंत्र। ये तीनों विषय को हम ध्यान से धीरे धीरे देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि दिनचर्या कैसे होगी। इसके लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लो अगर आप आपके नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां जाकर वहां जो भी पुलिस के अधिकारी होंगे उनको कहेंगे कि मेरे घर में चोर ना आए, इसके लिए आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। ऐसा अगर आपने पुलिस को पूछा तो पुलिस क्या कहेगी? आपके घर में चोर ना आए इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर चोरी हो जाएगी फिर शिकायत कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे बनाना है, सबूत कैसे जमा करना है, चोर को कैसे ढूंढना है, कोर्ट में कैसे पेशी करनी है, चार्जशीट कैसे बनानी है और चोर को कड़ी से कड़ी सजा कैसे हो, इसके लिए जो भी करना पड़े उसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन चोर आपके घर में ना आए इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आयुर्वेद छोड़कर जितनी भी चिकित्सा पद्धति है वो रोग आपके शरीर में ना आए इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। रोग होने के बाद उसकी चिकित्सा कैसे करनी, रोग को कैसे भगाना, इसके विषय में बाकी सारी चिकित्सा पद्धति काम करेंगी। लेकिन केवल आयुर्वेद है, वो आयुर्वेद रोग हमारे शरीर में ही ना आए इसके लिए जो काम करता है, जिसे स्वास्थ्य परिरक्षण कहा जाता है, जिसका पहला पायदान है वो दिनचर्या। तो ये दिनचर्या जो मैं अभी बता रहा हूँ वह किसे लागू नहीं होगी? उनकी जो सूची है वो छोड़कर बाकी सभी लोगों के लिए यह दिनचर्या लागू होगी। तो ये जिसे ये लागू नहीं होगी वे कौन है? तो 5 वर्ष से छोटे बच्चे, उनके लिए यह दिनचर्या नहीं है, उनके लिए अलग होगी। गुरुकुल में पढ़ रहे विद्यार्थी, उनकी भी दिनचर्या अलग होगी। वयोवृद्ध, उनकी भी दिनचर्या अलग होगी। कुछ रोगी, उनकी भी अलग दिनचर्या होगी उनके रोग के हिसाब। महिलाओं में देखें तो रजस्वला यानी मासिक धर्म जिन्हें आया है वे रजस्वला स्त्री और गर्भवती स्त्री, इनकी भी दिनचर्या अलग होगी। इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी यह जो 6 लोग हैं, 6 प्रकार के हैं: 5 वर्ष से छोटे बच्चे, गुरुकुल में पढ़ रहे विद्यार्थी, वयोवृद्ध, रोगी, रजस्वला और गर्भवती। इन्हें छोड़कर बाकी जितने भी हैं उनकी चर्या कैसी होगी, उसके लिए आज का ये सत्र होगा। तो सबसे पहला है प्रातः उठना। प्रातः काल उठना यानी कितने बजे? तो आयुर्वेद में कहा है ब्रह्म मुहूर्त में जगना। ब्रह्म मुहूर्त यानी उसका ठीक ठीक क्या समय होगा? तो आयुर्वेद में कहा है कि सूर्योदय से 4 घटी पहले उठना। 4 घटी अर्थात 1 घटी का 24 मिनट होता है। तो 4 घटी का करीब करीब 96 मिनट, यानी अंदाज से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगना। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, 96 मिनट्स उसके पहले उठते हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, उसमें उठना। लेकिन कुछ कारणवश नहीं उठ पाए, लेट हो रहा है, कुछ देरी हो रही है, तो कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठना ही है। यानी हम उठने के पश्चात सूर्योदय अपनी आंखों से देखे, उसे प्रातः उठने का समय बताया है कि अधिक से अधिक 1.5 घंटा पहले, और देरी करनी है तो भी वो सूर्योदय से पहले उठ जाना। सूर्योदय से पहले अगर उठते हैं तो उसके कई सारे फायदे आयुर्वेद में बताए हैं। केवल एक ही सत्र वो प्रातः उठने का हो सकता है।
लेकिन संक्षिप्त में बताएं तो जिनकी भी पाचन यंत्रणा बिगड़ी हुई है, वे अगर सूर्योदय से पहले उठना आरंभ करते हैं तो उनकी पाचन यंत्रणा कोई भी औषधि लिए बगैर ठीक हो जाएगी। उसके लिए कोई अलग से औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। पाचन यंत्रणा उसी उसी कारण से बिगड़ती है कि शरीर में अग्नि जो है वो उसका बैलेंस बिगड़ता है, और सूर्योदय के पहले उठने से वो अग्नि का जो स्थान है वो अपने आप ठीक होने लगता है। तो हमारा सुबह प्रातः काल उठने का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का होना चाहिए। हम प्रयत्न करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अगर वो नहीं हो रहा है तो थोड़ा देरी भी हो रही है तो भी सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद तुरंत क्या करना है? तो आयुर्वेद में कहा है कि शरीर के साथ मन भी अपना उठना चाहिए। तो उसके लिए कर दर्शन कहा है। कुछ श्लोक कहे हैं कि उसका पठन होना चाहिए। जैसे कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले अपने हाथ देखने हैं और अच्छे विचार मन में लाने हैं, भगवान का स्मरण करना है जिससे अपना मन प्रसन्न रहे। प्रातः उठते ही तो पूरा दिन हमारा प्रसन्नता से जाएगा। उसके बाद कहा है कि धरती माता को वंदन करना और क्षमा मांगना। समुद्र वसने देवी, ये श्लोक सबको आता भी होगा, पढ़ते भी होंगे, कुछ करते भी होंगे, लेकिन नहीं भी करते हैं तो ये इसका आरंभ हमें करना है। सुबह उठने के बाद पहले हाथ का कर दर्शन करना और धरती माता को वंदन करना और उनकी क्षमा मांगना कि मैं आप पर पैर रख रहा हूं। उसके बाद कहा है कि उषप पान। उषप पान का अर्थ होता है उषा, यानी सूर्योदय से पहले जो थोड़ा उजाला आता है उसे उषा कहते हैं। और उषप पान का अर्थ है कि उस प्रातः काल में पानी पीना। कितना पानी पीना है? तो कहा है कि हरेक की प्रकृति अलग होती है, तो हरेक के लिए वह प्रमाण अलग हो सकता है। तो वो कितना प्रमाण कहा है? तो वो प्रमाण कहा है कि स्वयं की 8 अंजुलि पानी पीना है। यानी दो हाथ जोड़कर हम कुछ मांगने के लिए हाथ जो करते हैं उसको अंजुलि कहते हैं। तो 8 अंजुलि पानी। तो अगर हमने वो मापते हैं तो अंदाज से 600 से 850 ml तक होता है। हर एक के लिए अलग होगा। महिलाओं की अंजुलि छोटी होगी, पुरुषों की बड़ी हो सकती है, बच्चों की और छोटी छोटी हो सकती है। क्योंकि ये जो दिनचर्या है वही वर्ष 5 से ऊपर सभी के लिए है। तो अपनी 8 अंजुलि के हिसाब से वो पानी पीना होता है। अगर हमें वो आदत नहीं है सुबह उषप पान की, तो पहले दिन ही 650 ml से आरंभ नहीं करना है। धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। आदत आरंभ करनी है तो पहले 100, 200, 300 ऐसे करते करते वो बढ़ाते जाना है। एक साथ ही वो नहीं पीना होता है। क्योंकि शरीर को जितने पानी की आवश्यकता है उससे अगर हम अधिक भी पानी पी लेते हैं तो भी शरीर में पाचन यंत्रणा बिगड़ जाती है, क्योंकि उससे मंदाग्नि हो जाती है अधिक पानी के कारण। अब इसमें अगर ठंड की ऋतु में पानी पीना है तो रात्रि में तांबे के पात्र में पानी भर के रखना और वो प्रातःकाल पीना है। गर्मी की ऋतु में तांबे का पानी नहीं पीना है, तांबे की तासीर उष्ण होती है। आगे ऋतुचर्या में वो किस ऋतु में कौन सा पात्र का उपयोग करना, ये पूरा विवरण आएगा ही। लेकिन प्रातःकाल उषा पान के लिए 8 अंजुलि पानी, 600 से लेके 850 ml तक पानी पी सकते हैं। अगर आदत ना हो तो धीरे धीरे बढ़ाते जाना है और उसे हल्का गर्म करके पानी पीना है। उबालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शरीर के तापमान से थोड़ा गर्म हो तो भी पर्याप्त है। इसमें एक नियम ऐसा है कि पूरे दिन भर में प्यास ना लगी हो तो पानी नहीं पीना है, और प्यास लगी भी हो तो भी एक साथ अधिक मात्रा में पानी नहीं पीना है। थोड़ा थोड़ा पानी बहुत बार पीना होता है। केवल इसके लिए अपवाद जो है वो उषप पान है कि बिना प्यास लगे अधिक पानी पीना। यह उषप पान में है। प्यास नहीं है फिर भी अधिक पानी पी सकते हैं और वो बड़ी मात्रा में पी सकते हैं। लेकिन दिन भर में अगर पानी पीना है तो इतनी बड़ी मात्रा में 500, 600 ml, 800 ml एक साथ कभी नहीं पीना है। और प्यास लगी भी हो तो भी थोड़ा थोड़ा पानी हम लोग बहुत बार पी सकते हैं, एक साथ नहीं पीना है। तो ये एक उषप पान का नियम है। उसके बाद है
शौच क्रिया, शौच क्रिया अर्थात शरीर से निकलने वाला मल जितना भी है वो सब कुछ शौच क्रिया में आता है। जैसे मल मूत्र तो है ही, बाल काटना, नाखून काटना, पसीना निकालना, यह सारे विधियां जो है वो शौच क्रिया में आती है। तो जो भी शरीर से निकालना है वह हमें स्नान के पहले निकालना अपेक्षित होता है। तो सारी शौच क्रिया जो है वो स्नान के पहले हो जानी चाहिए। उसके बाद है मंजन, जिसे दंत धावन कहा जाता है आयुर्वेद में। तो ये दंत मंजन के भी बहुत सारे प्रकार है। दातुन जो होता है वह, उसके भी कुछ प्रकार बताए हैं। दातुन जो होते हैं वो कड़वे, कड़वे दातुन नीम के होते हैं, कसाय स्वाद के करंज के होते हैं, कटु रस के होते हैं। यह मंजन भी हमें एक ही प्रकार के दातुन वर्ष भर नहीं करने होते हैं। ऋतु जैसे बदलता है वैसे दातुन भी बदलने चाहिए। ऋतु की जो भी तासीर है, उसकी जो भी प्रकृति है, उसके हिसाब से मंजन भी हमें चुनना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। उदाहरण के लिए देखें तो वसंत ऋतु जो होता है, इस समय कफ अधिक होता है, इसलिए नीम या करंज के दातुन सबसे अच्छे होते हैं, जो कड़वा और कसेला होता है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में, यानी जून और सितंबर महीना देखते हैं, जून से सितंबर, तो गर्मी और नमी के कारण कड़वे दातुन जैसे नीम या कसेले दातुन का प्रयोग अच्छा रहता है। इस समय मसूड़ों में पित्त बढ़ने की संभावना अधिक होती है। शरद ऋतु अर्थात अक्टूबर और नवंबर में पित्त को शांत करने के लिए ठंडे तासीर वाले जैसे अर्जुन या महुआ के दातुन अधिक उपयोगी होते हैं। हेमंत और शिशिर ऋतु में दिसंबर से फरवरी तक ठंड के समय में बबूल या नींबू के दातुन बेहतर माने जाते हैं। दातुन की साइज कितनी होनी चाहिए? तो दातुन न ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा। आयुर्वेद में उसके लिए कहा है कि अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली का ऊपर का जो हिस्सा होता है वह जितना मोटा होगा उतने मोटाई का दातुन होना चाहिए। और दातुन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो हर एक व्यक्ति की 9 उंगलियों जितना कम से कम लंबा होना चाहिए। दातुन का अगला हिस्सा थोड़ा सा चबाकर ब्रश जैसा बना देना, और दातुन करते समय हल्के से मसूड़ों को भी मालिश होनी चाहिए। और ये दातुन के साथ हम मंजन भी कर सकते हैं। मंजन बाजार में भी मिलते हैं, गौशालाओं में भी मिलते हैं, और हम चाहे तो घर में भी बना सकते हैं। उसके कुछ क्या क्या उस मंजन में डाला जाता है, तो चूल्हे की राख होती है, कोयला हो सकता है, सौंठ है, काली मिर्च है, सेंधा नमक है, हल्दी है, पीपर है, मिसवाक है, नीम, बबूल, लौंग, त्रिफला, भीमसेनी कपूर, पुदीना सत, अजवाइन सत, ऐसी अनेक औषधियों का उपयोग इस मंजन में हो सकता है। इसमें स्वयं की प्रकृति के अनुसार सामग्री सामग्री को चुनना, और घर में भी हम लोग ये मंजन बना सकते हैं। इसके बाद कहा है दिनचर्या में जीवा विलेखन, यानी जीभ को भी साफ करना। भारत के अलावा बहुत कम देशों में जीवा विलेखन की आदत होती है, लेकिन भारत में तो लाखों वर्षों से जीवा विलेखन किया जाता है। जिस दातुन से हम दांत साफ करते हैं, उसको खड़ा दो भागों में अगर हम दांत से चबाकर काट देते हैं, और उसी से उसको थोड़ा मोड़ कर उसी से हम जीवा को भी स्वच्छ कर सकते हैं। या फिर अगर दातुन नहीं भी है तो हाथ के पहले 2 उंगलियां अपनी जीभ पर, उसके जीभ के मूल तक अगर घिसते हैं, तो भी हमारी जीभ जो है वो स्वच्छ हो सकती है। अब बहुत बार प्रश्न ये आता है कि पहले ऊषभ पान करें या पहले मंजन करें, क्योंकि मंजन करने के पहले अगर हम पानी पीते हैं तो वह एक वाटर थेरेपी हो जाती है। यह हम 12 महीना हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं। कुछ विशेष कारणों के लिए मंजन के पहले पानी पीना उपयोगी होता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं माना जा सकता है।
लेकिन मंजन करने के पहले अगर पानी पीना है तो हमें अगले दिन की रात्रि को देखना पड़ेगा कि रात्रि में हमने क्या भोजन किया है, क्या खाया है। अगर अगले दिन रात्रि में हमने कुछ मसालेदार अधिक खाया है या जिससे पित्त बढ़े ऐसी कुछ खाई है, खट्टी चीजें खाई है, या फिर कुछ चटनी वगैरह तीखा अधिक खाया है, यह शाकाहारियों के लिए बता रहा हूँ, और मांसाहार किया है या मदिरा या कोई ऐसा कुछ लिया है, तो दूसरे दिन बगैर मंजन किए ऋषभ पान नहीं करना है। अगले दिन रात्रि अगर हमने सूर्यास्त के पहले भोजन कर लिया है और सात्विक भोजन किया है, तब हमें आवश्यकता हो तो हम मंजन करने के पहले ऋषभ पान कर सकते हैं। यह हमेशा के लिए आदत नहीं हो सकती है। उसके बाद जो बताया है वो मुख प्रक्षालन। मुख प्रक्षालन अर्थात मुंह को बाहर से धोना, जिसमें आंख, नाक, कान, चेहरा, यह पूरा धोने की विधि हमारी मुख प्रक्षालन होती है। उसके बाद कहा है कि गंडूश और कवल, ये दो बातें कही है दिनचर्या में प्रातः। गंडूश और कवल, गंडूश अर्थात क्या है, तो लगभग 1 से 2 बड़े चम्मच, यानी एमएल में बात करें तो 10 से 15 ml शुद्ध तिल का या नारियल का तेल मुंह में लेना। अगर मुंह में वो भर के रखते हैं तो वह गंडूश हो गया, और अगर मुंह में रखकर अगर हम उसे हिलाते हैं गति से तो वो कवल हो गया। यह जो मुंह में तेल अगर हम चारों तरफ अच्छी तरह से घुमाते हैं, यानी उसको कुल्ला करते हैं, लेकिन बहुत जोर से नहीं, तो उसे हम कवल कहेंगे। ये 8-10 मिनट के लिए करते हैं, जिससे तेल जो है वो पतला होकर सफेद होने लगता है, और इस तेल को निगलना नहीं, बाहर थूक देना होता है, और उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेना। यह कवल या गंडूश के बहुत सारे लाभ हैं। जिनके भी दांतों में संवेदनशीलता अर्थात सेंसिटिविटी होती है कि अधिक गर्म या अधिक ठंडा या अधिक खट्टा खाने से दांतों में दर्द होने लगता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है गंडूश या कवल करना। यह दांतों की जड़ों को मजबूत करता है और संवेदनशीलता को कम करता है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इससे मुंह के अंदर विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। मुंह में जो भी पेट में अ, विषयुक्त पदार्थ हुए हैं, जो ठीक से पाचन नहीं हुआ है, तो वो भी हमारे मुंह के अंदर होते हैं, जिसे भी हमें बाहर निकलना होता है, तो ये गंडूश करने से ये सारा डिटॉक्स होता है। केवल इतना ही नहीं, तो चेहरे की त्वचा में भी चमक आ जाती है, चेहरे का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होने लगता है, चमक आती है, और जो अनावश्यक दाग चेहरे पर हुए होते हैं वो भी कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साइनस और गले के अगर कुछ बीमारियां हैं, खराश है, तो उसके लिए भी ये गंडूश और कवल जो है वो बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये कौन कर सकता है, तो पहले ही बताया कि 5 वर्ष के बड़े सभी यह कर सकते हैं। 5 वर्ष के छोटे गंडूश और कवल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कहा है कि आंखों में अंजन। आंखों में साधारणतः जो भी बीमारियां होती है वो कफ के कारण होती है। आंखों की संभावित जो बीमारियां हैं वो सारी कफ रोग की कफ के प्रकृति के कारण बढ़ती है, जिसे हम आंखों में मोतिया कहते हैं, मोती बिंदु। जो रेटिना पर कफ की परत जमती है, जिसका रंग, कफ का रंग जैसे जरा वो मोती जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम मोती बिंदु पड़ा है। वो रेटिना से कफ की परत उतार देते हैं तो वो मोतिया निकल गया, ऐसा हम मानते हैं। गुजराती में मोतिया निकाला ऐसा नहीं कहा जाता है, मोतियो उतार्यो ऐसा बोलते हैं, उतारा है उसको, यानी वो चिपका था वहां पर, उसको निकाल दिया, उतार दिया। तो ये उसका नाम भी मोतिया इसलिए पड़ा है क्योंकि वो कफ की लहर होती है। कभी हम आंखों में कुछ दवाइयां डालते हैं तो प्रातःकाल आंखों में चिपचिपापन लगता है, वह भी हमारे आंख से निकला हुआ कफ ही होता है, जो मल है, वो जो भी है, आंखें जिससे चिपक जाती है वह कफ निकला हुआ है, तो वो आंखें स्वच्छ होती है। गौमूत्र से बनी हुई आंखों की दवाई सर्वाधिक लाभकारी होती है।
क्योंकि गौमूत्र जो है वो कफ दोष को शमन करता है। यह गौमूत्र की औषधि भी बनाने के लिए उसकी भी वार, तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त होते हैं। पूरे वर्ष भर में एक ही मुहूर्त होता है आंखों की दवा बनाने का, वो होता है शरद पूर्णिमा की रात्रि। ये चंद्र के प्रकाश में औषधि बनती है और सूर्योदय के पहले यह प्रक्रिया समाप्त करनी होती है। तो ये गौमूत्र की औषधि भी हम आंखों में डालते हैं तो वो कफ दोष का शमन करेगा और आंखों की रोशनी बढ़ाता है। काजल भी लगाते हैं तो वो भी हमारे लिए लाभकारक होता है। काजल बाजार में मिलता है, लेकिन वो कितना शुद्ध है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हम चाहे तो घर पे भी काजल बना सकते हैं। उसके लिए आवश्यक होती है कांसे की थाली, कांसे धातु की एक थाली, जिसमें हम गोमाता के घी का दीपक जलाते हैं और जिससे वो दीपक की लौ से थाली के नीचे की तरफ कालिख जम जाती है। उस कालिख को जमा करना हो और उसमें देसी गोमाता के घी मिलाकर उसका काजल बनाया जाता है। वो अत्यंत लाभकारी होता है। इसमें जो घी मिलाया जाता है वो घी जितने वर्ष अधिक पुराना होगा, उतनी औषधि जो बनेगी वो अधिक लाभकारी होगी, उतना उसमें प्रभाव अधिक होगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना अगर घी है तो जितने वर्ष पुराना घी होगा वो काजल बनाने के लिए उतना उस काजल का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। तो ये अ, आंखों की काजल के बाद जो अगली दिनचर्या बताई है तो वो कहा है नस्य। नस्य अर्थात नाक में गौ माता का घी डालना, दो दो बूंद। ये अद्भुत चिकित्सा है। गले के ऊपर जितने भी अवयव हैं उसके लिए ये नस्य जो है वो अमृत का काम करता है। देसी गौ माता के घी का उपयोग इसमें नस्य में किया जाता है, जिससे शिरो रोग है, आंखों के रोग हैं, दिमाग के रोग हैं, सर में भारीपन है, बालों का जड़ना है, कान के कुछ रोग हैं, नाक के रोग हैं, नाक में कुछ फुंसी फोड़ी हो गई, कुछ हड्डी बट रही है, साइनस, एलर्जी, माइग्रेन, दिमाग की नसों का सूखापन हो जाना, ये सारी बीमारियों के लिए ये नाक में डालने वाला जो घी है वो अमृत जैसा काम करता है। कुछ विशेष ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके लिए उस घी में कुछ औषधियां मिलाकर भी वो नाक में डालने का घी बनाया जा सकता है। लेकिन हमें कोई बीमारी नहीं है, वो दिनचर्या का भाग है, तो भी हम देसी गौ माता के घी को दो दो बूंद नाक में डाल सकते हैं। वो डालने की एक विधि है। उस घी को हल्का गर्म करना, यानी उसको उबालना नहीं है, हल्का गर्म करना। हमें सोना है, तकिया नहीं लेना है, और थोड़ी को हल्का ऊपर करना, जिससे नाक के दोनों छिद्रों में दो दो बूंद ये डालते हैं घी, और उसी समय पर नाभि में भी एक बूंद डालना होता है। और जिससे उस नाभि में एक बूंद डालने के बाद अपने हाथ की जो उंगलियां हैं, छोटी उंगली के बाजू वाली, जिसे अनामिका कहते हैं, रिंग फिंगर कहते हैं, वह नाभि में घुमाना होता है। और उसके बाद 1 से 100 तक गिनना है और फिर उठ जाना है। तो ये रोज की दिनचर्या का एक भाग होता है आयुर्वेद के हिसाब से। हम दिन में 3-4 बार अपने दांतों का उपयोग करते हैं, खाने के लिए, भोजन के लिए, नाश्ते के लिए, और उसको दिन में कम से कम 2 बार तो साफ करते हैं। लेकिन नाक का उपयोग तो हम 24 घंटे करते हैं। जागते वक्त तो करते ही हैं, सोते वक्त भी करते हैं। लेकिन साफ कितनी बार करते हैं उसको नहीं करते हैं। कभी नाक के बाहरी हिस्से में कुछ चिपक गया है, कफ का कुछ, तो वो निकालने का काम करते हैं, लेकिन साफ नहीं करते हैं। तो ये नाक में जो घी डालते हैं वो पूरी श्वसन प्रक्रिया को स्वच्छ करने का काम करता है, जो नाक को साफ करने का काम यह नस्य से होता है। इसके बाद जो है वो अभ्यंग और स्नान। लेकिन अभी समय की समाप्ति हो रही है। 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं है, समय पूरा हो गया है। तो आगे का जो भी सत्र है दिनचर्या का, अभ्यंग से लेके आगे तक का,
वो हम अगले सत्र में लेंगे। आज के दिनचर्या के लिए इतना ही पर्याप्त है। सभी को हरिओम। अगले गुरुवार को फिर से 9:15 बजे हम मिलेंगे। धन्यवाद। हरिओम, हरिओम, धन्यवाद। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। हरिओम।